हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो स्टैटिस्टिक्स हम लोग शुरू कर चुके हैं बेटा। स्टार्ट्स में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और 3 आप लोग कर चुके हैं। चैप्टर 1 में आपने इंट्रोडक्शन किया स्टैट्स का थोड़ा सा। इंट्रोडक्शन के बाद हमने सीखा कि कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, डेटा कलेक्ट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, सेंसस सैंपल आप लोगों ने कर लिया बेटा। क्या आपने ये देखा कि जब डेटा कलेक्शन किया जाता है, क्या आपने सोचा कि डेटा कलेक्शन जब किया जाता है तो डेटा किस फॉर्म में होता है? आप सब जानते हैं जब डेटा को कलेक्ट किया जाता है तो डेटा रॉ फॉर्म में होता है। व्हाट इज रॉ फॉर्म? कि अभी डेटा क्लासिफाई नहीं हुआ है, अभी हम सिर्फ कलेक्ट कर रहे थे। अभी कलेक्शन हो जाए, कलेक्शन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा। आपको याद होगा आपने चैप्टर नंबर 1 में जब स्टैट्स का मीनिंग पढ़ा था तो वहां देखा होगा कि स्टैट्स को अलग अलग स्टेज में डिवाइड किया हुआ था। वहां था कि पहले हम कलेक्शन करेंगे, फिर हम क्लासिफाई करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर आगे फर्दर स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं बेटा कि डेटा कलेक्ट करने के बाद, ऑब्वियसली बात है, डेटा जब कलेक्ट कर लिया आप लोगों ने, अभी रॉ डेटा से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई रिजल्ट्स आप नहीं निकाल सकते, कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन आप नहीं निकाल पाएंगे जब तक डेटा को क्लासिफाई नहीं किया जाएगा, ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा। दोस्तों आप सोचिए कि जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो आप बस कलेक्ट करते जाते हैं। उस टाइम इतना समय नहीं होता कि आप साथ साथ डेटा को ऑर्गेनाइज भी करें, उसके लिए नेक्स्ट फर्दर स्टेप पॉसिबल करना। तो आप जब डेटा कलेक्ट कर लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, आपको जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपका पर्पस है डेटा कलेक्ट करने का, उस डेटा को आप पहले ऑर्गेनाइज करें, यानी कि अरेंज करेंगे एक सिस्टमैटिक तरीके से कि फर्दर कंपैरिजन करना हो, रिजल्ट निकालने हो, कंक्लूजंस निकालने हो, एवरेज निकालने हो, कुछ भी करना हो। बहुत कुछ होता है आगे स्टैट्स में। तो वो सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है हम आज पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहला स्टेप हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। जब डेटा रॉ फॉर्म में होगा उसे क्लासिफाई किया जाएगा इनटू डिफरेंट डिफरेंट सीरीज। उस सीरीज में डेटा को अरेंज करने के बाद ही हम कुछ रिजल्ट्स निकाल पाएंगे। चाहे वो मीन निकालना हो, चाहे आपको मीडियन निकालना हो, चाहे मॉड निकालना हो, चाहे आपको पार्टीशन वैल्यूज निकालनी हो, कुछ भी निकालना हो, कोरिलेशन निकालना हो, एनीथिंग। मैं बोलता हूं कि सबसे पहला स्टेप तो डेटा को ऑर्गेनाइज करना होगा अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज, रिजेंबलेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे भी आप करना चाहें। तो कैसे कैसे हम डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे कैसे हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सारी बातें मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं। आज का चैप्टर यानी आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ेंगे जो बोरिंग हो। बड़ा मजा आएगा कि डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। और शायद आप ये लोग पहले पढ़ चुके हैं क्लास 5 में, तो थोड़ा सा आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली बताए, चैप्टर जब शुरू किया जाता है बेटा तो सबसे पहले हम चैप्टर को बताते हैं ना कि है क्या, किस बारे में, मीनिंग क्या ऑर्गेनाइजेशन का। आप सब जानते हैं ऑर्गेनाइज करना मतलब, ऑर्गेनाइज तो हर जगह चलता है। आप अपने घर में देख लो, आप ऑर्गेनाइज क्या करते हो, चीजों को ऑर्गेनाइज करते हो ना। जो चीज सही समय पे आपको चाहिए ना, अगर वो सही जगह पर नहीं पड़ी हुई है आपको नहीं मिलेगी। इसलिए चाहे वो चीज हो, चाहे वो डेटा हो, ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी यूजफुल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की। यहां बात कर रहे हैं, घर की बात नहीं कर रहे, चीजों की बात नहीं कर रहे। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? अरेंजमेंट ऑफ डेटा। यहां पर बात हो रही है डेटा की जो आपने कलेक्ट कर लिया है, चाहे सेंसस मेथड से किया है, चाहे सैंपल से किया है, जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको आप ऑर्गेनाइज करेंगे, अरेंज करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मींस अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स। जो आपने डेटा कलेक्ट किया है न्यूमेरिकल फॉर्म में, क्वांटिटेटिव फॉर्म में, वो फिगर्स हैं। इन सच अ फॉर्म हम ऑर्गेनाइज क्यों कर रहे हैं, अरेंज क्यों कर रहे हैं? दैट कंपैरिजन ऑफ मास ऑफ डेटा। जो आपने बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया है उसको आप अरेंज इसलिए कर रहे हैं कि आप कंपैरिजंस कर सको। आपके सामने सिमिलर डेटा दिख रहा है आपको एक जैसा, पहले आप उसको क्या करोगे, ऑर्गेनाइज कर लोगे, ताकि फर्दर एनालिसिस मे बी पॉसिबल। ओके, इसको आप कर लेंगे मे बी पॉसिबल। ओके, थोड़ी सी मिस्टेक आप करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब सबसे पहली बात आती है, इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा is to distribute this data into different classes.
ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स। अब करेक्टरिस्टिक्स कैसी हो सकती हैं? कैसे भी हो सकती हैं, जेंडर के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, कैसे भी हो सकती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। जब हम डेटा को अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे, इस प्रोसेस को बोला जाएगा क्लासिफिकेशन। इट मींस वी कैन से दैट क्लासिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के अंदर पहला स्टेप होता है डेटा को क्लासिफाई करना इन डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस। अब क्लासेस कैसे बनेंगी, कैसे क्लासिफिकेशन प्रोसेस होगा, ये सारा कुछ आप इस चैप्टर में आज सीखने वाले हैं। ओके, चलो धीरे धीरे समझते जाओ। तो क्लासिफिकेशन में क्या होगा? इट इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम आपको यहां दिख गया है कि हमने जो डेटा कलेक्ट किया है वो रॉ फॉर्म में था, क्रूड फॉर्म में था, कच्चा डेटा था, ऑर्गेनाइज नहीं किया उसको, ऐसे ही था वो। तो उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको हम सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, आपने सुना होगा। नहीं सुना तो आज आप सुनेंगे, समझाऊंगा क्या क्या होती है। उसमें डिवाइड करेंगे। इसलिए कर रहे हैं कि मीनिंगफुल रिजल्ट्स हम निकाल सके। तो दिस, यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, द प्रेजेंट चैप्टर डील्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, फोकसिंग ऑन कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा इनटू वेरियस टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। सीरीज मैं आपको बता दूं, अभी हम पढ़ेंगे आगे। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज बोलते हैं उसको हम। तो वो क्या होती है वो आगे समझ में आता जाएगा आपको। अभी आपने क्या सीखा? अभी जो हमें मैक्सिमम 5-7 मिनट हो गए, हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, क्यों ये जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन में पहला स्टेप क्या होता है? हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन होता है सर। क्लासिफिकेशन होता क्या है? जब हम रॉ डाटा को अरेंज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लास, इसलिए करते हैं कि मीनिंगफुल रिजल्ट्स आसानी से हम निकाल सकें, हमें इजी हो जाए यार। रॉ डाटा से कैसे आप रिजल्ट निकालोगे जब तक डेटा क्लासिफाई नहीं है? तो पहला काम होगा ऑर्गेनाइज करना डेटा को, क्लासिफाई करना डेटा। बड़ा ही आसान है, आप सुनेंगे ध्यान से। अब शुरू होता है डिटेल में, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन मींस ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स या फिर डेटा इनटू डिफरेंट क्लासेस। इन द वर्ड ऑफ कॉर्नर, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स या फिर डेटा इन ग्रुप्स और क्लासेस। डेटा को ग्रुप में या क्लासेस में अरेंज कर देना इनटू देयर रिसेम्बलेंस। देखो, सेम डेटा सेम क्लास में है ना। अगर मैं बात कर रहा हूं कि एजुकेटेड लोगों का डाटा मैंने कलेक्ट किया है, मेल का और फीमेल का, तो मैं उस क्लास में डालूंगा ना उसको, एजुकेशन कैटेगरी में डालूंगा ना, कहीं और तो नहीं डालूंगा उसको, मैं हेल्थ कैटेगरी में नहीं डाल दूंगा उसको। तो रिसेम्बलेंस के हिसाब से क्लास में डाटा को डालते जाते हैं। ओके, उसके बाद एंड गिव एक्सप्रेशन टू द यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड इक्वालिटीज दैट मे एग्जिस्ट अमंग एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। देखो, हम जब रॉ डाटा को देखते हैं तो बहुत सारा मास ऑफ डाटा दिखता है, हमें समझ नहीं आता कि क्या। जब हम डेटा को क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं ना, तो आसान हो जाता है हमें आगे रिजल्ट्स निकालना। तो क्लासिफिकेशन का जो सबसे फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? सबसे पहला काम, डेटा हम जो कर रहे हैं क्लासिफिकेशन में, क्या कर रहे हैं? उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा है कि एजुकेशन के हिसाब से पर्सन मे बी क्लासिफाइड एज एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। अगर इसके आगे भी और क्लासिफिकेशन करना चाहते हो आप कर सकते हो। एजुकेटेड के अंदर मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, रूरल से कितने हैं, अर्बन से कितने हैं, मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं। तो ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, रिसेम्बलेंस के हिसाब से। ठीक है, तो डेटा आर ग्रुप्ड और क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रिसेम्बलेंस, सिमिलैरिटीज। ऑल सिमिलर यूनिट्स, जैसे मैंने बताया आपको, एजुकेशन का एजुकेशन में डालेंगे, आर पुट इन वन क्लास एंड द सिमिलरिटी चेंजेस आल्सो क्लास चेंजेस। तो यहां पर हम देखो, अब जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना, मैं बात करता हूं एक छोटी सी टेबल की, आपको दिखाता हूं मैं। क्लासिफिकेशन जब करेंगे ना हम, तो किस तरह से कर सकते हैं? हम एरिया वाइज क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल, टाइम वाइज कर सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल, उसके अलावा क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के हिसाब से कर सकते हैं, या फिर क्वांटिटी के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये आप 3-4 तरह की क्लासिफिकेशन आगे पढ़ेंगे बेटा। मैं एक दिखा भी देता हूं आपको। मान लो हमने देखा, हम बात कर रहे हैं कि साइकिल्स, बाइसिकल्स का प्रोडक्शन कहां कहां होता है और किस एरिया में होता है, कितने वहां फर्म्स हैं। देखो, हमने ये देखना है कि बाइसिकल प्रोड्यूस करने वाली कितनी फर्म्स,
हमने देखा पंजाब, हरियाणा, यूपी। जब बात हो रही है पंजाब, हरियाणा, यूपी की, मतलब कि अलग अलग स्टेट लिखे हुए हैं। यहां पर बात हो रही है क्लासिफिकेशन की, तो मैं क्या बोलूंगा, कैसी क्लासिफिकेशन? यहां पर जो नंबर ऑफ फॉर्म्स हमने काउंट करी बाइसिकल बनाने वाली, कैसे करी होंगी? पंजाब में, हरियाणा में, अलग जगह करी होंगी। फिर हमने देखा कि पंजाब में कितनी नंबर ऑफ फॉर्म्स बाइसिकल बना, तो पंजाब, हरियाणा, यूपी सब क्लासिफिकेशन। कैसी क्लासिफिकेशन है? अकॉर्डिंग टू एरिया। इसे बोलते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन कैसे भी आप कर सकते हो। अब आसान हो गया, डेटा देखना आसान हो गया, कंपेयर करना आसान हो गया, एवरेज निकालनी हो, कुछ और वैल्यूज निकालनी हो, फर्दर एनालिसिस आपको करना हो, कंपैरिजंस करने हो, सब आसान हो गया। तो क्लासिफिकेशन ये होता है। अब एरिया के हिसाब से कर लो, टाइम के हिसाब से कर लो, आप क्वालिटी के हिसाब से कर लो, आप क्वांटिटी के हिसाब से कर लो, क्लासिफिकेशन आप ठीक है। तो अभी हम वापस पीछे आते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है समझ में आ रहा है? तो क्लासिफिकेशन क्यों की जा रही है आप समझ जाओ। क्लासिफिकेशन इसलिए की जा रही है कि आपका फर्दर जो आगे रिजल्ट आपको निकालना है, आपके लिए निकालना आसान हो जाए, सिंपल सी बात है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन? ठीक है, हम इसकी बात करेंगे अब। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन का हमारे सामने ये आता है कि क्लासिफिकेशन जो होती है ना आपकी, वो एक तो ब्रीफ और सिंपल होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, हम इसलिए करते हैं क्लासिफिकेशन कि आप जो रिजल्ट निकालो वो आसानी से निकल जाए, आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि हाँ भाई हो गया मेरा काम। तो यूटिलिटी, आप ये देखना चाहते हो कि जब रॉ डाटा था तो बहुत कॉम्प्लेक्स था। रॉ डाटा हमेशा कॉम्प्लेक्स दिखता है क्योंकि वो क्लासिफाई नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है। जब उस रॉ डाटा को आप किसी क्लास में या किसी भी ऑर्डर में उस क्लासिफिकेशन कर देते हो किसी भी तरह से, तो क्या हो जाता है? वो ब्रीफ और सिंपल हो जाता है। तो क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है? कि डेटा आपका सिंपल दिखे आपको, ब्रीफ में आप समझ जाओ कि क्या है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू प्रेजेंट डेटा इन अ फॉर्म दैट अपीयर टू बी ब्रीफ एंड सिंपल। अगर मैं आपको बाइसिकल बनाने वाली फॉर्म्स का जो डेटा है वो एक पैराग्राफ में लिख के देता, रॉ फॉर्म में देता, आप समझ ही नहीं पाते, बार बार पढ़ते कि क्या दे दिया सर ने। अगर मैंने टेबल आपको बना के दे दी, ऊपर लिख दिया प्लेसेस, नंबर ऑफ फॉर्म्स, कितना आसान हो गया। तो आप बताओ क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? डेटा को मोर सिंपल, मोर ब्रीफ बनाने के लिए। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें क्या मुश्किल है? ओके। तो अगर हम डेटा को देखें ब्रीफ फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में, हर बच्चे को क्या चाहिए? आसान चीज चाहिए, बना बनाया हलवा चाहिए, आपको मिल गया तो आप क्या बोलोगे? अरे वाह। तो यूटिलिटी इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन, आपको मिल जाती है, आप उससे और रिजल्ट निकाल सकते हैं, यूजफुल हो जाता है, यूजफुलनेस बनाने के लिए। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन enhance utility of data as it brings out similarity within the diverse set of data। इतने सारे मास ऑफ डेटा को आपने इतना आसान बना के दे दिया तो यूजफुलनेस डेटा की और बढ़ गई है, रिजल्ट में आसानी से निकाल सकता हूं। अब आपको सारा डेटा एक जैसा नहीं दिखेगा क्योंकि आपने अलग 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 क्लास बना दी अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, रिसेम्बलेंस। तो अब आपको अलग तरीके से दिख रहा है डेटा, जो पहले एक जैसा दिख रहा था। तो जो डेटा पहले इकट्ठा था तो एक सब एक जैसे दिख रहे हैं, सब एक जैसे। लेकिन जब हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया, अब मेरे को दिख रहा है डिस्टिंक्टिवनेस, अलग अलग। तो क्लासिफिकेशन रेंडर्स ऑब्वियस डिफरेंसेस अमंग डेटा मोर डिस्टिंक्टली। हम और डीप में जाके देख सकते हैं कि हाँ अच्छा ये भी था इसके अंदर। आप सोचो, जब आप स्कूल में असेंबली में खड़े होते हो, असेंबली हो रही होती है, तो पूरे एक फील्ड में, ग्राउंड में सब लोग एक साथ खड़े होते हैं, अलग अलग क्लासेस। अगर हम ये देखते हैं, हाँ भाई, हम जब प्रॉपर तरीके से देखते हैं कि हाँ 6th क्लास के बच्चे यहाँ है, 7th की है, 8th की है, 9th की है, मजा आता है। लाइन वाइज, बिल्कुल स्टेप वाइज, सब एक साथ ग्रुप बना के खड़े हो, मिक्स होकर खड़े हो, तो पता नहीं चलेगा कौन 6 का है, कौन 7 का है, कौन 8 का है। तो जब तक हम डेटा को या वैल्यूज को, चीजों को अरेंज नहीं करते हैं, तब तक हमें पता नहीं चलता कि डिफरेंस क्या है। तो डेटा को अरेंज करने के बाद आपको दिखती है क्या? डिस्टिंक्टिवनेस, डिफरेंसेस दिखते हैं एक्चुअल में आपको। ये ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन का, इसलिए जरूरी है भैया क्या? क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ओके। अब जब डेटा अरेंज हो ही जाएगा तो मेरा कंपैरिजन आसान हो जाएगा। तो कंपैरिजन मेरा आसान हो जाए इसलिए मैं करता हूं क्लासिफिकेशन। तो कंपेरेबिलिटी, इट मेक्स डेटा कंपेरेबल एंड एस्टिमेटिव।
साइंटिफिक अरेंजमेंट, हमने किसी ना किसी मेथड से डाटा को अरेंज किया होगा। एरिया वाइज किया, ओके साइंटिफिक है। हमने एरिया के अलावा टाइम वाइज किया, ईयर वाइज 2011 12 13 14 साइंटिफिक है। तो हम जब डाटा को क्लासिफाई करते हैं तो साइंटिफिक तरीके से करते हैं, जिससे और रिलायबिलिटी बढ़ जाती है डाटा की। डाटा अरेंज होने के बाद कितना सुंदर दिखता है। एक रॉ फॉर्म में था, मास फॉर्म में था, रफ डाटा था, बेकार। जब उसको टेबल में प्रेजेंट कर दिया, चार्ट से कर दिया, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, शुरू शुरू में मान लो भी कुछ नहीं किया, फिर भी क्लासिफिकेशन करने के बाद भी डाटा और ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव और हम बोलते हैं कि इफेक्टिव दिखता है। तो ये है क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव। पेपर में आ जाए तो भर भर के लिख देना। ओके चलो, अब क्लासिफिकेशन के फीचर्स ऑलमोस्ट आपके ऑब्जेक्टिव से थोड़े बहुत मैच करेंगे। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉ डाटा should be so comprehensive that each and every item of data gets into some group or class. No item should be left out. बहुत काम की बात बताइए यहाँ पे आप। मैं कह रहा हूं बहुत ही काम की बताइए आपको यहाँ पे बात, कि जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे होते हो, आपके पास 100 फिगर्स थी ना, 200 फिगर, 200 वैल्यूज थी, तो 200 की 200 किसी ना किसी क्लास में जानी चाहिए। कोई क्लास नहीं बन रही ना, तो भी एक ग्रुप बना लो, अदर्स, मिसलेनियस, लेकिन कोई भी वैल्यू रहना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए क्लास। दूसरी चीज, क्लासिफिकेशन शुड बी क्लियर। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इनटू क्लासेस शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर एंड सिंपल। एजुकेशन में एजुकेशन वाले ही डाटा दिख रहे हो आपको। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन अबाउट प्लेसमेंट ऑफ एनी आइटम। इसको मैं कहां डालूं, इस वैल्यू को कौन सी मैं ग्रुप में डालूं, कौन सी क्लास में डालूं, मुझे कंफ्यूजन हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। डाटा किसी ना किसी क्लास में जाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहां जाएगा, और क्लास बन जाती है कोई ना कोई। तो ये होनी चाहिए क्लासिफिकेशन, ऐसी आपकी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फीचर है। इसको बच्चे बार बार पूछते हैं मुझसे, सर व्हाट इज होमोजेनिटी। मैं बोलता हूं जहां पर आइडेंटिकल सिमिलरिटी की बात होगी। देखो, आपने 4 क्लास बनाई, ए बी सी डी, चारों क्लास किसी ना किसी एट्रीब्यूट के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से बनाई गई, तो उसमें सिमिलर डाटा ही आने चाहिए। मेरी बात समझना, मैंने बार बार आपको ये बात बोली कि एजुकेशन वाला डाटा अगर चला गया हेल्थ के डाटा में तो गलत है ना, वहां सिमिलरिटी नहीं रही। तो आप ये कहना चाहते हो कि ऑल आइटम इन अ ग्रुप और क्लास मस्ट बी होमोजीनियस, एजुकेशन में एजुकेशन वाले, हेल्थ में हेल्थ वाले, ठीक है। द कंपैरिजन ऑफ क्लासेस मस्ट सूट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी। फॉर एग्जांपल, in order to determine the income and expenditure of the students in a school, their classification on the basis of weight or marital status would make no sense. ऑब्वियस सी बात है यार, अगर आप किसी का इनकम एक्सपेंडिचर देखना चाहते हो कितना है एवरेज, तो आप वेट थोड़ी देखोगे, कैसे होगा उससे। तो डेटा मस्ट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उनके पेरेंट्स की इनकम देखो, उनकी फैमिली की इनकम देखो, उनके खर्चे देखो, उनके किस प्रकार के खर्चे होते हैं वो देखो, लाइफस्टाइल देखो, वेट थोड़ी देखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव जो आपका है उसके हिसाब से आप डेटा को क्लासिफाई करें, वरना मीनिंगफुल रिजल्ट्स नहीं निकल पाए। स्टैट्स की थ्योरी बहुत बच्चों को बोरिंग लगती है, और एग्जाम्पल देके समझाई जाए, आप इंटरेस्ट लें, टीचर इंटरेस्ट ले, तो समझ में आती है, मजा आता है समझने में। ओके चलो, स्टेबिलिटी, अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन should be based on the same set of classification. This base should not change with each investigation. अगर आपने एक बार इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, क्लासिफिकेशन आप प्लेस के हिसाब से लेके चल रहे थे, तो हर इन्वेस्टिगेशन में आप प्लेस को ही लेके चलेंगे। अगर आप इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ बीच में चेंज हो गए तो रिजल्ट्स डिफर करेंगे। मेरी बात समझना, आप किसी, जैसे मान लो एग्जांपल दिया यहां पर अभी कि आप स्टूडेंट्स का इनकम एक्सपेंडिचर का एवरेज देखना चाहते हो कितना है, तो आप इनकम एक्सपेंडिचर के बेस पे, क्लासिफिकेशन के बेस पे रिजल्ट निकाल रहे होंगे। अगर आपने मान लो इनकम लोगों की कलेक्ट किया है कि इनकम कितनी कितनी है किसी के पेरेंट्स की, ऐसे हिसाब से कलेक्ट किया, और आपने 3-4 इन्वेस्टिगेशन इनकम के हिसाब से कर दी, लेकिन 5वीं इन्वेस्टिगेशन आप खर्चे के हिसाब से कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा रिजल्ट्स में, ज्यादा भी आ सकता है।
तो मैं बोलना चाहता हूं कि जब आप रिजल्ट्स निकाल रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो रिजल्ट निकालने के लिए, तो जिस क्लासिफिकेशन के बेस को आप लेके चल रहे हैं आज, उसी को ही आगे बनाकर चलेंगे, तब जाकर रिजल्ट्स आपके ठीक रहेंगे। बीच बीच में आप बदलाव नहीं करेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है। इलास्टिक इलास्टिक मतलब क्या होता है? चेंजेस, फ्लेक्सिबिलिटी। क्लासिफिकेशन शुड बी इलास्टिक. There should be scope for change in classification depending on the change in purpose or objective of study. मैंने आपको इस पॉइंट में बात बोली कि क्लासिफिकेशन का बेस आप सेम रखेंगे। ये पॉइंट अब बोल रहा है कि क्लासिफिकेशन चेंज हो सके, ऐसा कुछ स्कोप होना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस है पॉइंट में। सिक्स पॉइंट ये बोलता है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव चेंज हुआ तो इतना स्कोप आपके पास हो कि उसी डाटा को क्लासिफिकेशन आप चेंज कर सकते। ऑब्जेक्टिव एक चल रहा है तो बेस भी सेम चलेगा। फिफ्थ पॉइंट ये बोल रहा था, लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर ऑब्जेक्टिव ही चेंज हो गया, पर्पस ही चेंज हो गया, क्लासिफिकेशन आपका जो स्टडी का ऑब्जेक्टिव है वो चेंज हो गया, तो स्कोप तो होना चाहिए ना कि आप मॉडिफिकेशन करके डाटा क्लासिफाई दूसरे तरीके से कर सको। तो क्लासिफिकेशन ऐसी हो कि अगर हमारा फ्यूचर में ऑब्जेक्टिव चेंज होता है तो मैं उस क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई कर दूसरी क्लासिफिकेशन बना सकूं। तो क्लासिफिकेशन का फीचर ये है कि इट शुड बी फ्लेक्सिबल, जब चाहे हम चेंजेस कर सके, ऑब्जेक्टिव हमारा चेंज होता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेम है, बेस शुड बी सेम। एजुकेशन टू एजुकेशन, इनकम टू इनकम, एक्सपेंडिचर टू एक्सपेंडिचर। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ही चेंज हो गया स्टडी का, तो क्लासिफिकेशन चेंज करनी पड़ेगी। और आपकी क्लासिफिकेशन अगर ऐसी है कि चेंज हो नहीं सकती, तो क्लासिफिकेशन ठीक नहीं थी। क्लासिफिकेशन अच्छी तब मान जाती है जब वो चेंज हो सके। इट शुड बी इलास्टिक। ठीक है। चलो, तो हमने अब तक क्या पढ़ा आप समझ गए होंगे। अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव, उसके बाद क्लासिफिकेशन के फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। फीचर्स भी हो गए। अब आप ये पढ़ेंगे दोस्तों कि क्लासिफिकेशन को हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। आपके सामने अगर रॉ डाटा है तो उसको आप क्लासिफाई किस किस बेस से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, गारंटी। 5 मिनट सुनो, मजा आएगा, देखो फिर सुनते ही जाओगे। तो देयर मे बी डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आप डाटा जो कलेक्ट कर चुके हैं, अब सेकंड स्टेप क्या होता है? उसको क्लासिफाई करना, ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना। तो अरेंजमेंट आप सोचेंगे भाई कैसे करूं अरेंजमेंट, मेरे सामने कुछ दिमाग में आता ही नहीं है। तो पहले आप इसको देखो, दिमाग में आएगा कि डाटा को आप ज्योग्राफिकल वाइज यानी एरिया वाइज क्लासिफाई कर सकते, नहीं तो क्रोनोलॉजिकल टाइम वाइज, ईयर टू ईयर कर सकते हो। देखा होगा आप 2011 में इतनी पॉपुलेशन थी, इसमें इतनी थी, है ना, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो क्लासिफिकेशन जो है वो टाइम वाइज भी हो सकती है। क्वालिटेटिव यानी एट्रीब्यूट के हिसाब से आप बोलोगे सर आपने तो फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि स्टैट्स तो न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है, क्वांटिटी की फॉर्म में होती है, क्वालिटी कैसे आ गई? बेटा एट्रीब्यूट्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। अभी आप देखना मैं क्या बात करूंगा, क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल, कि 1 लाख से 2 लाख के बीच में प्रॉफिट कितनी फॉर्म्स को, ऐसे हम देख सकते हैं। फिर 2 लाख से 4 लाख प्रॉफिट कितनी फॉर्म्स को, तो सारी चीज क्वांटिटी की फॉर्म में। तो क्लासिफिकेशन को अब मैं आपको चारों को डिटेल में बताऊंगा। क्वालिटेटिव के अंदर भी 2 और टाइप है, सिंपल क्लासिफिकेशन और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। पहले समझेंगे व्हाट इज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन या फिर एरिया वाइज, प्लेस वाइज। इसे हम स्पाशियल क्लासिफिकेशन का नाम भी दे सकते हैं। इसको मत भूलना, पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज स्पाशियल क्लासिफिकेशन, तो आपको आंसर आना। सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे कि व्हाट इज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अगर आप मास ऑफ डेटा को, बहुत सारे रॉ डेटा को जो आपके पास इकट्ठा हुआ है, उसको अगर आप एरिया वाइज, प्लेस वाइज यानी लोकेशन वाइज अगर क्लासिफाई करते हैं, अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, नोन एज ज्योग्राफिकल या फिर स्पाशियल क्लासिफिकेशन। बड़ा सिंपल है। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंसेस ऑफ द डेटा। डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी जो है वो एरिया वाइज कंप्लीट हो सकता है तो ही आप एरिया वाइज करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव एरिया वाइज कवर होगा नहीं,
आप फिर भी इसके वाइज क्लासिफिकेशन कर रहे हो? नहीं, आपके पर्पस से सूट करनी चाहिए क्लासिफिकेशन। आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले भी फीचर्स में। एग्जांपल दे रहा है कि अगर डेटा को हम एरिया वाइज, लोकेशनल डिफरेंस वाइज डिवाइड करें, ऑर्गेनाइज करें, क्लासिफाई करें, नोन एज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल या फिर लोकेशनल डिफरेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, डेटा रिलेटिंग टू नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग बाइसिकल इन इंडिया would be classified as under। इंडिया में बाइसिकल बनाने वाली कंपनीज जो हैं, फर्म्स जो हैं, वो पंजाब में कितनी है, हरियाणा में कितनी है, यूपी में कितनी है, मध्य प्रदेश में कितनी है, ऐसे आप डिवाइड करेंगे तो इसे बोला जाएगा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि यहां पे हम एरिया वाइज डिवाइड कर रहे हैं डेटा को। ठीक है, ओके, आया समझ? अगर हम डेटा को डिवाइड करते हैं क्रोनोलॉजिकल वाइज, मतलब कि टाइम वाइज, ईयर टू ईयर, कभी कभी मंथ टू मंथ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। when data is classified on the basis of time। अब ये मत बोला सर 2 बजे कितना, 3 बजे कितना, 4 बजे कितना, हो सकता तो ये भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ट्रेन का चार्ट बना रहे हैं, टाइम वाइज भी होता है ना, फ्लाइट्स के चार्ट टाइम वाइज भी होते हैं ना, तो यहां पर बात हो रही है ईयर टू ईयर की। तो when data is classified on the basis of time known as chronological classification। For example, year, sales of a firm between 16 से 18, कोई भी फर्म है उसकी सेल दिखाई हुई है 2016 में एक फर्म ने 80 लाख की सेल करी। उसी फर्म ने 2017 में, मान लीजिए हम बात करें रिलायंस की, रिलायंस ने 2016 में 80 लाख की सेल करी। मान लो बहुत छोटी सी सेल है रिलायंस के लिए तो, बट हम एग्जांपल ले रहे हैं क्या चलता है। 2017 में 90 लाख की सेल करी, 2018 में 95 लाख की सेल करी। तो यहां पे हम सेल का डेटा दिखा रहे हैं, लेकिन कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ ईयर, इसे बोलेंगे टाइम वाइज, ऑल्सो नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वेरी वेरी सिंपल, एज समझ? डन। अब आती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है, बड़े काम की बात बताऊंगा मैं आपको। हम अगर एट्रीब्यूट्स के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से डेटा को क्लासिफाई करें, उसे बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। सुनेंगे ध्यान से, डेटा तो न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, बट एट्रीब्यूट का होगा। एट्रीब्यूट समझते हैं ना, क्वालिटीज। दिस क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज, attribute of data। For example, data may be classified on the basis of occupation, religion, level of intelligence। एक बात बताओ, मैं आपकी बात करता हूं, यस आप जो वीडियो देख रहे हो, कि आप इंटेलिजेंट हो, यानी कि मैं बोलता हूं आप लिटरेट हो या इलिटरेट हो, ये एट्रीब्यूट तो है एक इंसान की क्वालिटी, कि वो लिटरेट है या इलिटरेट है। इसको तो डिवाइड कर सकते हैं ना, कि अब एग्जांपल देता हूं, ऑल ओवर द यूनिवर्स हम बात करते हैं इंडिया की, इंडिया में कितने लोग लिटरेट हैं, कितने लोग इलिटरेट हैं। दिस इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्योंकि बात लिटरेसी की हो रही है, ना एरिया की हो रही है, ना टाइम की हो रही है, ना प्लेस की हो रही है, ना किसी और चीज की हो रही है, एट्रीब्यूट की हो रही है। यस, क्वालिटी। तो अगर हम डेटा को एट्रीब्यूट के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, नोन एज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ओके, ऑक्यूपेशन हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, इंटेलिजेंस का लेवल हो सकता है। तो दिस क्लासिफिकेशन मे बी ऑफ टू टाइप्स। एक क्वालिटी की बात मैं करूं, सिंपल क्लासिफिकेशन। एक से ज्यादा क्वालिटीज की बात करूं डेटा के अंदर, टेबल में, मनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सुनिएगा ध्यान से, सिंपल क्लासिफिकेशन क्या होती है? इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिकोटॉमी। This is because data are divided on the basis of existence of absence of a quality। यानी कि या तो वो क्वालिटी प्रेजेंट होगी या तो नहीं होगी, या तो बंदा लिटरेट होगा या दोनों नहीं हो सकता, या लिटरेट होगा या इलिटरेट होगा। तो डिकोटॉमी ये होता है, मेल होगा या फीमेल होगा, एक क्वालिटी होगी, हेल्दी होगा अनहेल्दी होगा। सारी क्या है? ये क्वालिटीज है, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं इनको दोस्त। इन सबको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। ठीक है, मेल फीमेल जेंडर के हिसाब से हो गया, हेल्दी अनहेल्दी, एजुकेटेड अनएजुकेटेड आर एग्जांपल ऑफ डिकोटॉमी।
ठीक है, या तो एक या तो दूसरी। व्हाट इज मनीफोल्ड क्लासिफिकेशन? मेनीफोल्ड बोल लो, मनीफोल्ड बोल लो, मतलब एक से ज्यादा। समझ में आ रही है मेरी बात? ओके। When classification according to quality of data involve more than one characteristics, एक से ज्यादा, is called manifold. As a result of it, there may be more than two classes. Classes दो होंगी। देखो मैं एग्जांपल देता हूं। एक फैक्ट्री में बात हो रही है वर्कर्स की, एक फैक्ट्री में बात हो रही है वर्कर की कि वो स्किल्ड है या अनस्किल्ड है। अब वो स्किल्ड वर्कर जो है वो गांव से है, शहर से, वो स्किल्ड वर्कर जो है वो लिटरेट है, इलिटरेट है, ऐसे दो क्लासिफिकेशन, तो मैनीफोल्ड हो गया। ठीक है, तो दिस क्लासिफिकेशन में टेक द फॉलोइंग फॉर्म। ओके, देखते हैं। देखो, अगर मैंने बात की फैक्ट्री में वर्कर्स की, मैंने बोला स्किल्ड है कि अनस्किल्ड है। ओके, स्किल्ड है, ठीक है। स्किल्ड है तो लिटरेट है वो या लिटरेट है? ओके, लिटरेट है, चलो कोई बात नहीं। लिटरेट है तो गांव से है, शहर से है। यहाँ पे एक से ज्यादा क्लासिफिकेशन, एक से ज्यादा क्वालिटी की बात हो गई, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट की बात हो गई, तो मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन हुई। लेकिन किसके अंदर आई? क्वालिटेटिव के अंदर आई। क्वालिटेटिव के अंदर मनीफोल्ड, मनीफोल्ड के अंदर आपको एक से ज्यादा टेस्ट दिखानी होगी और चार्ट बनाना पड़ेगा, मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो इन qualitative classification, data are classified on the basis of phenomena like honesty, beauty, which is not measurable or which cannot be expressed in terms of quantitative units like 2, 3, 4। बड़े काम की बात है। मैंने बोला क्वालिटी ऐसी दिखाओ जैसे आप मेजर कर सको। लिटरेसी कैन बी मेजर्ड, इलिटरेसी कैन बी मेजर्ड, रूरल अर्बन में नंबर्स कितना है कैन बी मेजर्ड, स्किल्ड अनस्किल्ड नंबर कैन बी मेजर्ड, बट ब्यूटी, ऑनेस्टी, ये चीजें मेजर कैसे करेंगे आप? कैन नॉट बी मेजर्ड, इसलिए उसको हम नहीं दिखाएंगे, उसको एट्रीब्यूट में हम नहीं दिखा सकते। तो हमने अब तक 3 क्लासिफिकेशन के बेसिस पढ़ लिए। बोलो कौन कौन से? पहला हमने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा बोलो बच्चों, क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, प्लेस के हिसाब, ठीक है। उसके बाद कौन सा पढ़ा? क्रोनोलॉजिकल, टाइम के हिसाब से। उसके बाद क्वालिटेटिव, एट्रीब्यूट के हिसाब से। चौथा पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव यानी न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। स्पाशियल कौन सी होती है भूल गया मैं, ज्योग्राफिकल होती है। क्लासिफिकेशन इज डन, अगर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, सारा का सारा नंबर ही नंबर हो। एग्जांपल देता हूं, 1 लाख से लेके 2 लाख तक के प्रॉफिट 5 फर्म्स ने कमाई यूपी के अंदर, और यूपी के अंदर ही 1 लाख से 2 लाख के बीच में प्रॉफिट जो कमाए वो 150 फर्म ने कमाए। तो यहां भी न्यूमेरिकल वैल्यू, यहां भी न्यूमेरिकल वैल्यू, यहां भी न्यूमेरिकल वैल्यू, यहां भी न्यूमेरिकल, यहां तो न्यूमेरिकल होती ही थी। अब यहां भी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहां भी अगर न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव डाटा है, फ्रीक्वेंसी तो होती ही न्यूमेरिकल, तो इसको बोलेंगे न्यूमेरिकल या फिर क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में प्रॉफिट इज द फिनोमेना अंडर स्टडी। हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट के। प्रॉफिट किस फॉर्म में होता है? प्रॉफिट क्वांटिटी की फॉर्म में होता है। यहां पर मैं चाहता तो सेल्स लिख सकता था कि 1 लाख यूनिट्स की सेल कितनी फॉर्म ने की, 2 लाख यूनिट्स की सेल कितनी फॉर्म ने की, ऐसा मैं अगर देखता तब भी कौन सा होता? न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। अब तक ऐसा किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं था। बच्चे बोलते हैं सर ये भी तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। अरे बेटा ये ईयर है, ईयर मतलब टाइम वाइज, हम बात कर रहे हैं टाइम की। टाइम तो होता न्यूमेरिकल फॉर्म में, मान लिया, लेकिन मेन इज टाइम। प्राइमरी प्रायोरिटी टाइम को दी गई है और टाइम को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। मान लिया न्यूमेरिकल वैल्यू में, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो, तो क्लासिफिकेशन की 4 टाइप्स हमने पढ़ लिए, आप सबको समझ में आ गए होंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट phenomenon under study like profit assumes different values over time on across different regions. When a phenomenon assume different values is called variable in statistics. जब भी बात किसी वैल्यू की हो रही है उसे वेरिएबल कहा जाएगा। आगे पढ़ाऊंगा ना, क्या दिक्कत है, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मतलब कि ऐसी वैल्यूज, ऐसी फिगर्स, ऐसे फैक्ट्स जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जिनको मेजर नहीं कर सकते होंगे वेरिएबल नहीं, वो तो एट्रीब्यूट बोलते हैं।
ऑनेस्टी, ब्यूटी कैन नॉट बी मेजर्ड। तो जिनको हम मेजर कर सकते हैं वेरिएबल, जिसे मेजर नहीं कर सकते एट्रीब्यूट, क्वालिटी हो सकती है जो मेजर नहीं हो सकती है। तो ये हम पढ़ेंगे अब, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं। ओके, यहां तक आया? समझ के नहीं बोलो। यस सर, आया, बिल्कुल आया। नहीं आया दोबारा क्लास। ओके, डाउट पूछेंगे। तो वेरिएबल क्या होता है इसकी बात करते हैं, शुरू करते हैं। अ कैरेक्टरिस्टिक्स और फिनोमेना which is capable of being measured, और जो बदलता रहता है, known as variable। आपका वेट वेरिएबल, आपकी हाइट वेरिएबल, मेजर भी कर सकते हैं, बदलती भी रहती है। ओके, वेट, हाइट आर वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स और भी हो सकते हैं, किसी फर्म की सेल, किसी फर्म के प्रॉफिट, किसी की यूनिट्स की क्वांटिटी के प्रोडक्शन। तो वेरिएबल्स आर दोज फैक्ट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड और व्हिच कैन बी चेंज, वो वेरिएबल होता है। अ कैरेक्टरिस्टिक or a phenomena which is capable of being measured and changes over time known as variable. A variable is the quantity which is subject to change. सबसे बड़ी बात है which is subject to change and which can be measured by some unit. तो दो बात याद रखो, एक तो which can be changed, दूसरा which can be measured। दो बातें, नंबर वन चेंज हो सके, नंबर टू मेजर हो सके, किसी न किसी यूनिट में, ना किसी यूनिट में, केजी, मीटर, लीटर, ये सब। तो अब हम पढ़ेंगे कि इफ वी मेजर द वेट ऑफ स्टूडेंट, क्लास 11th के बच्चों के वेट की बात हो रही है, तो देन वेट ऑफ द स्टूडेंट इज वेरिएबल, क्योंकि वो बदलता भी है और वो मेजर भी हो सकता है केजी में, है ना। ओके, ग्राम में कैसे भी कर सकते हैं आप। तो अब हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल कितने तरह के, ज्यादा तो नहीं हो गया, थोड़ा सा और पढ़ेंगे बस। वेरिएबल कितने तरह के होते हैं, कितना पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास को समाप्त कर। प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि वेरिएबल दो होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। बड़े आराम, बहुत सुंदर तरीके से प्यारा सा डिफरेंस बताऊंगा, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल वो होते हैं जो जंप्स में बढ़ते हैं, इसमें बढ़ते हैं, जंप्स में बढ़ते हैं, फ्रैक्शन में नहीं बढ़ते हैं, जंप्स में बढ़ते हैं, फ्रैक्शन में नहीं बढ़ते हैं। देखिए, discrete variable are those variables, discrete variables are those variables that increase in jumps or in complete numbers, not in fraction। fraction में नहीं बढ़ते। जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11th, आपकी कक्षा में या तो एक बच्चा होगा, या दो होंगे, 50 होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 12.5 तो बच्चे नहीं होंगे। आधा बच्चा कौन सा होता है, नहीं होता ना। तो कंप्लीट नंबर यही होता है कि अगर हम ऐसी फैक्ट्स की, ऐसे फिगर्स की बात कर रहे हैं जो कंप्लीट नंबर में होती हैं, वो डिस्क्रीट वेरिएबल होती हैं। ठीक है, 1 2 3 10 11 15 20, कैन नॉट बी 1 1/4 1 1/2, ऐसा नहीं हो सकता है। ये फ्रैक्शन वाले डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं होते हैं। ओके, in other words, discrete variables are expressed in terms of complete numbers, or one may simply say that कि ये वेरिएबल जो होते हैं कंप्लीट नंबर में होते हैं एंड नॉट कॉन्टिन्यूअस एज इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। अब पढ़ूंगा व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। समझ गए होंगे आप, ज्यादा समझदार बच्चे हैं, इसमें फ्रैक्शन में बढ़ेगा। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल दैट एज्यूम अ रेंज ऑफ वैल्यू। रेंज समझते हो, यहां से लेके वहां तक। मैंने बोला 0 से लेके 10 मार्क्स, कितने बच्चों के आए हैं, खड़े हो जाओ। 0 से लेके 10 एक रेंज है। कोई भी वेरिएबल अगर रेंज में दिया जा रहा है तो वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। क्लास में दिया जा रहा है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है, नॉट इन जम्प्स बट कॉन्टिन्यूसली और इन फ्रैक्शन। जो नंबर्स फ्रैक्शन में हो सकते हो, जो कॉन्टिन्यूअस हो, जम्प्स में ना हो, उन्हें बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं हाइट की, हाइट ऑफ बॉयज in a school is expressed as 5 feet 1 inch, 5 feet 2 inch, 5 feet 3 inch, 5 feet 4 inch, 5 feet 5 inch, 5 feet 11 inch। 5 12 का हो गया, 6 फुट का हो गया। तो 6 फुट के बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस
वेरिएबल वो वेरिएबल होती हैं जो कंप्लीट नंबर में नहीं बढ़ते हैं, कंटिन्यू बढ़ते हैं। फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, जैसे कि आपकी हाइट 5 फीट 1 इंच, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 3 इंच, ये क्या है? फ्रैक्शन है, पॉइंट है। इन्हें बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। आया समझ? ओके। इन शॉर्ट, while the values of discrete variable जो थी वो कंप्लीट नंबर में थी, लेकिन वैल्यू ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल जो थी वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है और रेंज में भी हो सकती है। 0 से लेके 10 मार्क्स कितने बच्चों के है, 10 से लेके 20 मार्क्स कितने बच्चों के है, 20 से लेके 30 मार्क्स कितने बच्चों के है, या फिर 0 से लेके 1 लाख तक के बीच में प्रॉफिट कितनी फर्म्स को हुआ, 1 लाख से लेके 2 लाख तक के बीच में प्रॉफिट कितनी फर्म्स को हुआ। तो यहाँ रेंज बनी हुई है, क्लास बनी हुई है, जहां भी क्लास बनी हो, ग्रुप बना हो, रेंज बनी हो, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होता है भाई। ठीक है, आया समझ? ओके। सबको आगे समझ? ओके। ये आप पढ़ चुके हो, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, ये आप पढ़ चुके हो। मैंने बहुत बार बोल दिया आपको व्हाट इज रॉ डाटा, व्हाट इज रॉ, क्रूड फॉर्म में, कच्चा, जो आपने अभी अभी कलेक्ट किया है, अरेंज नहीं किया। अरेंज करने से पहले जो डाटा था वो रॉ डाटा, अरेंज करने के बाद जो डाटा है वो रॉ नहीं है, वो क्लासिफाई हो चुका है, ऑर्गेनाइज डाटा हो गया। क्या बड़े काम की बताई मैंने आपको। डाटा कलेक्ट करने से पहले तो डाटा था ही नहीं, डाटा कलेक्ट जब किया तब वो रॉ था। यानी कि ऑर्गेनाइज करने से पहले जो भी डेटा आपके पास होता है वो रॉ फॉर्म में होता है, ऑर्गेनाइज करने के बाद वो बन जाता है ऑर्गेनाइज डाटा, क्लासिफाइड डाटा। तो अ मास ऑफ डाटा जो क्रूड फॉर्म में, रॉ फॉर्म में, अभी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, अनऑर्गेनाइज फॉर्म में है, वो होता है रॉ डाटा। उसे अभी येट टू ऑर्गेनाइज बाय इन्वेस्टिगेटर ने अभी उसको ऑर्गेनाइज करना है, मतलब नहीं किया है ना। अगर ऑर्गेनाइज डाटा को नहीं किया, ना किसी प्लेस के हिसाब से, ना किसी क्वालिटी के हिसाब से, ना किसी एरिया के हिसाब से, ना किसी टाइम के हिसाब से, ना किसी क्वांटिटी के हिसाब से भी ऑर्गेनाइज ही नहीं किया, ऑर्गेनाइज ही नहीं किया तो अनऑर्गेनाइज है ना। और अनऑर्गेनाइज है तो वो रॉ है ना, कच्चा है ना, अभी क्रूड फॉर्म में है ना, अभी ऑर्गेनाइज करेंगे उसको, समझाओ। ठीक है, तो डेटा जो यहां दिख रहा है आपको, कोई क्लास ही नहीं है, कोई प्लेस ही नहीं है, कोई क्वांटिटी ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। इसको क्या बोलूंगा मैं? इसको बोलूंगा रॉ डेटा, क्रूड फॉर्म, रफ डेटा। ये तो अभी इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा रिसेंबलेंस के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। तो डेटा प्रेजेंटेड इन दिस टेबल इज रॉ डेटा। दीज आर नॉट होमोजीनियस, डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिक्स है इसके अंदर, अलग अलग वैरायटी के डेटा है, अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के डेटा मिक्स है इसके अंदर। अभी इससे कोई मीनिंगफुल रिजल्ट मैं नहीं निकाल पाऊंगा। रॉ डेटा से कभी भी आप मीनिंगफुल रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते हैं जब तक उसे अरेंज नहीं करेंगे, तो कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। फर्स्ट वी हैव टू ऑर्गेनाइज दिस डेटा, तब जाके हम कुछ रिजल्ट निकाल पाएंगे। हमें इस डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा कुछ सीरीज में। सीरीज ये क्या होता है नेक्स्ट क्लास में बताएं। सीरीज भी 3 प्रकार की पढ़ेंगे हम। ठीक है, मजा आएगा। सीरीज पढ़ने के बाद हम प्रॉपर न्यूमेरिकल चीजों पे पहुंच जाएंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा है, सर देखो सीरीज में नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, सीरीज पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही बच्चों, बस। आज हमने पढ़ा टिल रॉ डेटा तक, इसको मार्क कर देते हैं कि हमने यहां तक आज पढ़ लिया था। ओके, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट यानी कि अगली क्लास में। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने लगभग 45 मिनट्स की क्लास की है। इतना ही बहुत है आपके लिए, बच्चे हैं आप। तो आज हमने पढ़ा है सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, समझ में आ गया। क्लासिफिकेशन क्या होता है, बहुत जरूरी होती है क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए उसके लिए। कैसी होनी चाहिए, उसके फीचर पढ़ लिए, कैसी होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स पढ़ लिए हमने। उसके अलावा क्लासिफिकेशन कैसे कैसे आप कर सकते हैं ये भी हमने पढ़ लिया। ज्योग्राफिकल यानी स्पाशियल, क्रोनोलॉजिकल टाइम वाइज, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट क्वालिटी के हिसाब से, और न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव पढ़ लिया हमने। सिंपल मैनिफोल्ड पढ़ लिया हमने। उसके बाद हमने पढ़ा कि वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, और रॉ डेटा क्या होता है। ये मत सोचना सर बहुत सारा करा दिया आपने, कराया तो मैंने, काफी सारे टॉपिक है, लेकिन इतने छोटे छोटे टॉपिक हैं, इतने आसान आसान टॉपिक हैं, क्यों काउंट करते हो? इतना कर लिया, स्टेप्स पे लर्न कर लेना आज।
नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। आगे वाला पोर्शन और भी इंटरेस्टिंग है और भी आसान है, मजा आएगा करने में। ओके, आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।